Hello everyone, welcome to my channel and in this video I'm going to talk about archaeological sources. इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था मेजर सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें से हम लिटरेरी सोर्सेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, वो हम इस वीडियो में करेंगे. सो देयर इज अ लॉट टू नो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसमें सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कि क्या इम्पोर्टेंस है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को. आपको पता है जब भी हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, weapons, tools, idols, paintings, pottery, seals, skeletons and remains of excavation, etc. ठीक है. अब ये सारी चीजों को ही जो एक हिस्टोरियन है वो स्टडी करके हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखता है. और जो आजकल के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, वो काफी प्रेफरेंस देते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इन कंपैरिजन टू द लिटरेरी सोर्सेज. उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है दे आर मोर ट्रस्टवर्दी. अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो उनसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, हम उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है, कोई ऑथर कोई बुक लिखता है या कोई हिस्ट्री लिखता है या कुछ भी लिखता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एक सेल्फिश मोटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके मोटिव की वजह से हम सच को नहीं जान पाते हैं. कहीं ना वो पूरी तरीके, ये मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया था जब मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज कहा था कि दो तरीके की चीजें हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. तो बाइस्डनेस क्योंकि आ जाती है तो इसकी वजह से वो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट नहीं करता है, वो ऑथेंटिक नहीं होता है. तो ये एक रीजन है कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं. जैसे कि आप देखते पुराने समय में जो राजा था उसके दरबार में बड़े सारे पोएट होते थे या और भी बड़े सारे कोर्टियर्स होते थे. वो क्या करते थे, तो उन्होंने जो भी चीजें लिखी हैं उसमें सिर्फ अपने राजा की तारीफ करी है, उसको फ्लैटर करने के लिए. ठीक है, तो हमें वो सच्चाई नहीं बता रहा है, उसकी कमियां नहीं बताता है. तो ये एक ड्रॉबैक है किसका, लिटरेरी सोर्सेज का. बट ये चीजें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमें ज्यादा सच्चाई बताता है. उसके बाद अगला आता है ओरिजिनल फॉर्म, कि क्या है कि लिटरेरी जो वर्क्स हैं उसमें हमें कई ज्यादा ऑल्टरेशन देखने को मिलती है कई बार. क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है. उसको क्या है, जैसे कि अगर हम महाभारत, रामायण या वेद की बात करते हैं, किसी भी टेक्स्ट की बात करते हैं उस पुराने समय के, तो वो अभी हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल रही है, उसमें आगे चलकर काफी ज्यादा लोगों ने तब्दीलियां कर दी है. तो ये एक रीजन है. बट जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है वो क्या है, वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, वो जैसा तब था वैसा ही हमें अब देखने को मिलता है. तो ये एक अच्छी चीज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की. ठीक है, उसके बाद अगला आता है नो पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा है कि जब लिटरेरी सोर्सेज, जब भी कोई बुक लिखता है या हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है, कुछ भी कोई लिखता है, तो उसका एक पीछे कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वही बाइस्डनेस. ठीक है, तो जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं चाइनीज ट्रैवलर की, तो जब वो इंडिया आए तो उनका मेन पर्पस क्या था, तो अक्वायर नॉलेज अबाउट बुद्धिज्म. तो उन्होंने जो भी चीजें लिखी हैं, जिन चीजों को भी देखा या जो भी चीजें लिखी, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, वो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, क्योंकि उनका मेन एम क्या था, वाज टू हाईलाइट बुद्धिज्म. तो ये एक रीजन है कि उन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म के ऊपर फोकस किया और बाकी जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी लोगों की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने इतना ज्यादा कवरेज नहीं दी जितना बुद्धिज्म को दिया. तो ये एक रीजन है कि जब कोई लिटरेरी वर्क लिखता है तो उसमें उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जो कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में नहीं देखने को मिलता है. इसके बाद आता है नो लिटरेरी सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, कि अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो उस समय पे आपको पता है लोग हमें कुछ लिखित में नहीं मिलता है, उनको राइटिंग नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, तो उसकी कोई भी स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पढ़ सकते हैं. तो उस समय के लिए तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो हिस्ट्री है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, इसके बाद अगला आता है ब्रॉन्ज एज और प्रोटो हिस्ट्री. ठीक है, इसमें क्या इस समय पे क्या है कि चीजें लिखी तो गई हैं पर उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उनकी जो
पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इसी वजह से हम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम उस समय की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। इसके बाद अगला आता है इट हेल्प्स इन टेस्टिफाइंग एंड ऑथेंटिकेटिंग द सोर्सेज, कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ये हमें हेल्प करते हैं टेस्टिफाई करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सोर्सेज, जो लिटरेरी सोर्सेज बेसिकली हमने गैदर करे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम लिटरेरी सोर्सेज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे हमें जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। Here I will talk about the classification of archaeological sources or the types of archaeological sources। तो अगर हम देखें तो मेनली हम इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कॉइन्स, सेकंड इज इंस्क्रिप्शंस, थर्ड इज मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, फोर्थ इज स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एंड द फिफ्थ इज रिमेन्स एंड एक्सकवेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कॉइन्स। तो जो कॉइन्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताता है। और ये क्या क्या चीजों के बारे में बताता है, जैसे सबसे पहला है नेम ऑफ द किंग्स। तो ये हमें उस समय के कि मतलब किसने इशू किया था, वो कौन से राजा ने वो कॉइन इशू किया था, उसके नाम के बारे में बताता है। इसके अलावा information gathered from the coins can be corroborated with other sources। तो जो information हमें coins के थ्रू मिलती है उसको हम correlate कर सकते हैं या corroborate कर सकते हैं और sources के साथ, जैसे कि literary sources हो गए। तो उसके साथ जब हम उसको corroborate या correlate करेंगे तो जो हमें information मिलेगी वो काफी authentic मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी। जो टेरिटरी, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो कॉइन्स अगर हमें किसी एरिया में मिलते तो इससे पता लगता है कि जो राजा है उसका एम्पायर कितनी दूर तक फैला हुआ था, कितना एक्सपेंडेड था। नेक्स्ट हमें उसके बारे में पता लगता है अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, एक्सेशन एंड डेथ ऑफ अ किंग, क्योंकि कॉइन्स के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट मेंशन होती थी अबाउट द बर्थ और डेथ ऑफ द किंग और द एक्सेशन ऑफ द किंग, तो जिससे हमें एग्जैक्ट डेट के बारे में मालूम चलता है। एक्सेशन क्या है कि राजा जब गद्दी पे कब बैठा था, तो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लरिशिंग ट्रेड, कि किस मेटल से अगर वो कॉइन बना है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि वो जो सोसाइटी थी उस टाइम की वो इकोनॉमिकली कितनी प्रॉस्पेरस थी। फॉर एग्जाम्पल हमें गुप्ता पीरियड में गोल्डन कॉइन्स मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि अगर वो गोल्डन कॉइन्स यूज कर रहे हैं इट मींस इकोनॉमिकली वो काफी प्रॉस्पेरस थे। इसके बाद उनका ट्रेड कहाँ तक फैला हुआ था, है दे हैव फ्लरिशिंग ट्रेड, मतलब अगर हमें उनके कॉइन्स किसी और एम्पायर में मिलते हैं तो जिससे ये मालूम चलता है कि उन एम्पायर्स के बीच में ट्रेड होता था, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि उनका ट्रेड कितना फ्लरिश कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलीजियस फेथ, कि बड़े सारे कॉइन्स के ऊपर हमें गॉड्स और गॉडेसेस की इमेजेस मिलती हैं, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि जो वो रूलर है वो कौन से रिलीजियस फेथ को फॉलो कर रहा था, कौन से धर्म को मान रहा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटलर्जी, स्कल्पचर एंड स्क्रिप्ट। तो जो वो कॉइन्स हैं वो किस मेटल से बने हैं, कि वो गोल्ड से बने हैं, वो सिल्वर से बने हैं या वो कॉपर से बने हैं, और वो किस तरीके से बने हैं, ठीक है, और स्कल्पचर कैसा है, या उसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर कई बार लिखा हुआ होता था। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है कॉइन से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मैंने गुप्ता पीरियड के टाइम्स आपको गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स है वो शो किए हैं। तो इससे हमें ये देख को पता लगता है कि जो गुप्ता पीरियड के कॉइन्स थे वो गोल्ड से बने हुए हैं, और आप इसमें देखेंगे इमेजेस भी बनी हुई है, कुछ इंस्क्राइब भी किया हुआ है, एक स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। तो ये सब आप पढ़ के इससे मालूम चलता है कि उस समय का एम्पायर कैसा था। उसके बाद जो अर्लीस्ट कॉइन्स हमें मिल रहे हैं इंडिया के, उनमें हमें ज्यादातर सिंबल देखने को मिलते हैं और लेजेंड्स नहीं मिलते हैं। लेजेंड्स क्या होता है कि कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है कॉइन में, जो कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी सिंबल या उस टाइम के मैप के बारे में, किसी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो जो हमारे अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स थे उसमें हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इस टाइम की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स के कॉइन्स से, ठीक है। और जो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स थे उनका एम्पायर एक्सटेंडेड था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब के एरिया में, ठीक है। इन कॉइन्स में हमें पता लगता है नेम ऑफ द किंग्स, गॉड्स, गॉडेसेस एंड द डेट्स कि कब वो इंस्क्राइब किए गए थे कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा जो वो कॉइन्स थे उसमें आर्टिस्टिक एक्सीलेंस बहुत हमें देखने को मिलता है, मतलब बड़े सुंदर तरीके से बनाए गए थे, और उसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गए जो आगे फर्दर जो हमारा इंडियन कॉइनेज सिस्टम है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, और उसी चीज को वो लोग जो रूलर्स है वो फॉलो करते हैं। और ये जो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स के कॉइन्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द बैक्ट्रियंस, इंडो
Parthians, the Malwas, the Yodhyas, the Satvahans of the south and the Mauryas and the Guptas. तो इसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड के कॉइन्स की, जो कि हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दैट टाइम। तो इसमें से एक कॉइन है समुद्रगुप्त का, ठीक है, जिसमें इंप्रेशन और या इमेज हमें दिखता है ऑर्स का, और एक एपिथेट मेंशन है जो है अश्वमेध पराक्रम। तो इससे ये पता लगता है कि दैट ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस, कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है वो परफॉर्म किया था। इसके अलावा एक और कॉइन में ये दिखाया गया है कि वो फ्लूट बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था। उसके बाद चंद्रगुप्त टू का एक कॉइन हमें मिलता है जिसमें दिखाया गया है कि ही इज किलिंग अ लायन एंड राइडिंग अ हॉर्स, जिससे कि पता लगता है कि ही वाज ब्रेव एज लायन। इसके अलावा बड़े सारे गुप्ता कॉइन्स में हमें इमेजेस मिलती है विष्णु की, लक्ष्मी की एंड गरुड़ की, जिससे पता लगता है कि जो गुप्ता रूलर्स है दे वर द फॉलोवर्स ऑफ वैष्णविज्म। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। तो जो गुप्ता रूलर्स थे दे वर द फॉलोवर्स ऑफ वैष्णविज्म। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे हैव फाउंड 3268 कॉइन्स एट एरन इन मध्य प्रदेश, 8000 कॉइन्स एट अमरावती एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, 277 coins of Ikshvaku kings at Nagarjunakonda of Onglo Taluka, 110 coins of Kushanas at Ajamgarh, 1821 coins of the Guptas at Bayana. ठीक है, इसके अलावा अ गोल्ड कॉइन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कैरीज द एपिथेट ऑफ चक्र विक्रम। तो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हमें कॉइन्स के थ्रू मिलती है। इसके बाद अगला आता है इंस्क्रिप्शंस। तो जो ये इंस्क्रिप्शंस है ये हमें काफी यूजफुल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये किन्हीं चीजों पे लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉक के ऊपर चीजें लिखी गई हैं, इंस्क्राइब की गई है कट करके, ठीक है। तो ये एक ये फॉर्म है। इसके बाद कॉपर प्लेट्स हैं, इनके ऊपर भी चीजें लिखी गई हैं। ये जो है ये हड़प्पन टाइम की जो सील्स है इनके ऊपर भी आप देखेंगे चीजें इंस्क्राइब की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर भी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद ये अजंता लोरा केव्स है, यहाँ पे भी जो बिल्डिंग है, ये जो केव्स है इनके अंदर वहां पे चीजें इंस्क्राइब की गई हैं। और ये है अशोक स्तंभ, ठीक है, यहाँ पे भी चीजों को लिखा गया है। तो ये जो सारी इंस्क्रिप्शंस हैं इनसे हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एम्पायर, रूलर, ठीक है, उस सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी चीजें हमें ये इंस्क्रिप्शंस बताती हैं। तो अब बेसिकली इंस्क्रिप्शन दो तरीके की हैं, एक तो जो ऑफिशियल पर्पस से लिखी गई है और दूसरा जो पर्सनल पर्पस से लिखी गई है। तो इन सारी इंस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है अशोका के टाइम के। तो अशोका के जो टाइम के एडिक्ट्स हैं वो हमें उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप, हिज सरमन्स, द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिज टाइम्स एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो उनके एडिक्ट्स हैं वो हमें कई सारी जगहों पे मिले हैं, जैसे कि शहबाजगढ़ी, मनसेरा, गिरनर, बैरात, मस्की, जोगात, सिद्धपुर, धौली, सारनाथ, रूपनाथ, सांची, तोपरा, मेरठ, रामपुरवा, लौरिया, इरारज एंड लौरिया, नंदनगढ़ एक्सेट्रा। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमें अशोका के एडिक्ट्स मिले हैं। इसके बाद जो इनके एडिक्ट्स हैं वो दो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। जो शहबाजगढ़ी और मनसेरा है वहां पे खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज किया गया है और रिमेनिंग जो एरिया है वहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। इसके अलावा और भी बड़े सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें रूलर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें बताता है खारवेल किंग ऑफ कलिंगा। इलाहाबाद आयरन स्क्रिप्चर आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें बताता है समुद्रगुप्त के बारे में। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन वो बताता है चंद्रगुप्त टू के बारे में। भीतरी स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, अहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य किंग पुलकेसिन टू, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त टू, नासिक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ बालाश्री, गिरनर इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन एंड ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग भोज। ये सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें इन रूलर्स के बारे में काफी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमें जो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, अगर हमें वो नहीं मिला होता तो हम शायद उसके जो समुद्रगुप्त हैं उनके मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में नहीं जान पाते।
In fact, we would have been deprived of the information of the achievement of great monarch of India. क्योंकि आप देखते हैं बड़ा जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, इसमें जो रूलर्स हैं वो अपनी अचीवमेंट्स को भी मेंशन करते थे. तो अगर हमें ये इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते तो हमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पता लगता. सिमिलरली अगर हम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात करें, अगर वो हमें नहीं मिलता तो हमें जो खरवेला किंग है कलिंग के, उनके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. इसके बाद जो कॉपर प्लेट्स हैं, जिनको हम ताम्रपत्र भी कहते हैं, ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है अबाउट द लैंड ग्रांट्स एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द पीरियड. और राइटिंग्स ऑन पिलर्स, pedestals, images and walls of temples belonging to the Vaishnav, Shaiv and the Buddhist and the Jain sects have been found. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें इन धर्मों के बारे में भी बताती है. इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस है belonging to the Pallavas, Cholas, Rashtrakutas, the Pandyas and the Chalukyas, it throws a good deal of light on the life and achievements of the rulers belonging to these dynasties. तो जो ये rulers हैं इन dynasties के, उनके achievements के बारे में, उसके रूल के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमें ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. इसके अलावा हमें कुछ एलियन इंस्क्रिप्शंस भी मिली है, जैसे कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो सेंट्रल एशिया में है, ये हमें रेफरेंस देती है अबाउट द डेटीज सच एज मित्र, वरुण एंड इंद्र. इसके अलावा क्ले स्लेट्स फाउंड इन इजिप्ट, दे मेंशन द नेम्स ऑफ बेबीलोनियन किंग्स, ठीक है, विच आर आइडेंटिकल विद द नेम्स ऑफ इंडो आर्यंस एंड पर्शियन रूलर्स. ठीक है, तो जो आप देख सकते हो कि जो इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि नाम काफी सिमिलर है, किसके, बेबीलोनियन किंग्स के या पर्शियन रूलर्स के या इंडो आर्यन रूलर्स के. इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन मिली है ऑफ पर्सिपोलिस एंड बेहिसुतुन, जो कि ये बताती है कि एक पर्शियन रूलर था हु कैप्चर्ड द टेरिटरी अलोंग द इंडस. तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मालूम पड़ती हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. तो ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पिलर्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, स्तूपास एंड चैत्यास, ये हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले नागर स्टाइल और दूसरा ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट. तो ये जो नागर स्टाइल है ये कौन से टेम्पल्स में फॉलो किया जाता था, मेनली नॉर्थ इंडिया. और ये जो द्रविड़ स्टाइल फॉर्म है ये कौन से टेम्पल्स में फॉलो किया जाता था, इन साउथ इंडिया. ठीक है, इसके बाद जो मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, स्तूपास है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल, देयर ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, कौन से डेटीज की वो पूजा करते हैं, उनका मोड ऑफ वर्शिप क्या था. ठीक है, और इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं. क्रोनोलॉजिकल मतलब एक के बाद एक किस सीक्वेंस में चीजें हुई हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इसके बाद बड़े सारे जो टेम्पल्स और बुद्धिस्ट स्तूप्स हैं वो हमें साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में भी देखने को मिलती हैं, जो कि काफी क्लोजली रिलेटेड है इंडियन कल्चर से. जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है ये बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ बोरूबदर इन जावा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है विष्णु टेम्पल ऑफ अंगकोरवत इन कंबोडिया. तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये सब चीजें हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताती हैं. ठीक है, और आप यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देख रहे हैं कि जो हमारा स्टाइल फॉर्म है, ठीक है, वो हमें कहाँ दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है. इसके बाद अगला आता है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स. तो वी हैव फाउंड सेवरल फिगरीन्स ऑफ टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द एक्सकवेशन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू मिली है ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, कुछ टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं और ये हड़प्पन सील मिली है. ठीक है, तो इनसे हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड के बारे में पता लगता है. इसी तरीके से हमें बड़े सारे आइडल्स मिले हैं ऑफ हिंदू डिएटीज, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर, किंग्स एंड क्वींस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, जो कि टेम्पल्स में भी मिले हैं हमें. इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप में मिले हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जिससे हमें क्या मालूम चलता है, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे हमें ये पता लगता है कि उस समय लोगों का रिलीजियस बिलीफ कैसा था. ठीक है, कौन कौन सी डेटीज की वो पूजा करते थे, अगेन उनके ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में, उनका पहनावा कैसा था, फाइन आर्ट कैसी थी लोगों की. तो इन सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इसके बाद अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें
तो हमें दो तरीके के आर्ट देखने को मिलते हैं, एक तो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें जो स्टाइल होता था बनाने का वो ग्रीक होता था, और जो सब्जेक्ट मैटर था, जो थिंकिंग थी, वो इंडियन होती थी। उसके थ्रू जो ये स्टैचूज हैं, ये इनको बनाया जाता था। और ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पे क्या होता था कि जो दोनों तरीके से, लाइक थिंकिंग और जो बनाने का तरीका है, वो दोनों इंडियन होता था। और ये जो दोनों आर्ट फॉर्म है, उस समय काफी पॉपुलर थे। इसके बाद हम बात करते हैं अजंता अलोरा केव्स की। तो ये जो अजंता अलोरा केव्स है, उनके ऊपर ये हमें कार्विंग्स मिलती हैं। तो अगर हम पेंटिंग की बात करें, तो दे आर द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस, ठीक है। एंड जो इसमें से आपको पता है, बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट केव्स हैं, उनके अलग अलग नंबर है, पेंटिंग्स का नाम है। जैसे कि जिसमें से पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस इन केव नंबर 16, इट्स यूनिक। सिमिलरली द पेंटिंग्स ऑफ मदर विद हर बेबी, इसके बाद जो बुद्धा है, उनकी मीटिंग विद हिज वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल, इसके बाद उनके जो हंटिंग सीन्स है, ये सारे जो सीन्स है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए गए हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं ऑफ टेम्पल्स, स्तूपास, डिएटीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारी ऐसा लगता है कि आप रियलिटी में हैं, अलाइव लगती हैं, ये लुक लाइफ लाइक। तो इतनी खूबसूरती से ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो आपके सामने जिंदा हैं। और लास्ट में आता है रिमेन्स एंड एक्सकवेशन। तो जो भी चीजें हमें मिलती हैं ड्यूरिंग द एक्सकवेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, इससे काफी मदद मिलती है इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर है, ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रही हैं कि उस टाइम पे कौन से टूल्स वो यूज करते थे, पॉटरी कैसी थी, ठीक है, और भी क्या क्या चीजें थी। और इन सब चीजों से ही हमें पता लग पाया कि 1921-22 में कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वो दुनिया की सबसे पुरानी और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन थी। और इन एक्सकवेशन से वी वर एबल टू फाइंड आउट about the dwellings, public halls, pottery, toys, food, drinks and means of amusement, जो कि फर्दर हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। और इसके साथ साथ जो एक्सकवेशन हुए हैं अलग अलग जगहों पे, उससे वी हैव रिकवर्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, ochre colored wear, painted grey wear, northern black polished wear and rolted wear and idols of terracotta and bronze, जो कि फर्दर हमें it helps to throw light on the development of civilization of a particular period, कि किस तरीके से एक जो civilization है वो डेवलप कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो स्केलेटन मिलते हैं हमें, वो बताते हैं अबाउट द रेस ऑफ द पीपल, कि लोग उस समय के जो लोग थे उनकी रेस क्या थी। और इसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट है जो कंडक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन-14, वो हमें फर्दर हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द डेट एंड टाइम ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। सो ये था पूरा मेजर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑल्दो अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी इनसफिशिएंट मटेरियल है अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और जो भी उस समय के एंशिएंट इंडियंस थे, दे लैक्ड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, और हिस्ट्री जो थी इट वाज मिक्स्ड विद फिलोसफी, मिथ एंड रिलीजन। तो इसी वजह से बड़ा मुश्किल है पता लगाना कि सच क्या है और झूठ क्या है। बट फिर भी स्कॉलर्स ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है टू able to construct the history with the available literary and archaeological sources, और ये जो प्रोसेस है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो फाइंडिंग जो हिस्टोरिकल डेटा को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। और जब ये चीज़ें हमें नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, तो जिससे जो वो बीच के गैप्स हैं वो फिल होते रहेंगे। और इस टॉपिक के लिए मैंने कुछ बुक्स रेफ़र करी हैं, जिसमें से सबसे पहले एस.पी. सबरवाल की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू 1200 AD। ये जो बुक है, ये BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करती है। आप इसको एक टेक्स्ट बुक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसके अलावा आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले RS शर्मा की इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, रुमिला थापर की अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू 1300, और उसके बाद आती है RC मजुमदार की एंशिएंट इंडिया। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत और बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट ये कुछ ये मैं 4 जो किताबें हैं जो मैंने रेफ़र करी हैं, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगी।
सो ये था एंड इस टॉपिक का। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।